किसी एफआईआर मेरा नाम नहीं और मुझे 9 महीने 10 महीने पहले जेल भेजा, 32,000 की लूट में जेल भेज दिया। आप मेरे 60 मुकदमे बता रहे हैं। 99 में बैंक के चुनाव में मुझे झूठा बंद किया था, तब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुझसे जेल मिलने आए थे। फिर मेरा दूसरा सौभाग्य, जब झांसी दोबारा गए तो अखिलेश जी मिलने आए। और भी मैं उन विपक्षी विधायक से कोशिश करूंगा, और कोई एजेंसी रह गई हो उससे भी आप मेरी जांच करा लें। 4 चुनाव एमएलए के लड़ लिए, यहाँ से 1 एमपी से भी लड़ा, 5 एमएलए लड़ लिए, 4 मेरी पत्नी लड़ ली। ये फैसला कि कौन लड़ेगा ये तो दल तय करता, लीडर तय करता, लोग तय करते हैं, लोग तय कराते हैं। तो ये फैसला एक पिता तो नहीं ले सकता कि कौन लड़ेगा। हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि महाराजा समतर साहब को भी हराकर हम जीत सकते हैं। आपकी लोकसभा है जालौन गरौठा लोकसभा, जिसमें से 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ गरौठा विधानसभा थी जहां पर समाजवादी पार्टी पीछे रहे। जो अति उत्साही कार्यकर्ता है या आपका जो ग्राउंड पे व्यक्ति है, पार्टी की छवि को उससे कई बार नुकसान हुआ है। और कोई आरोप तो लगा सकते हैं, कार्यकर्ताओं की थोड़ी उद्दंडता की वजह से कुछ आरोप लगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जब से नेतृत्व संभाला एक अलग राजनीति लेकर आए। हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, लगातार अखिलेश यादव इसकी बात कर रहे हैं। तो आप किन चीजों पर बुंदेलखंड में फोकस करते हुए चल रहे हैं? कुशवाहा समाज है, बाल समाज है, रायकवाड़ समाज है, या बैकवर्ड की अन्य बहुत बरादरियां हैं हमारे पास, प्रजापति है और विश्वकर्मा समाज है। मैंने जो सड़कें बनाई थी एरस से लेकर मौलानीपुर की, या गुड़सराय से लेकर कोटरा की, या गरौठा से लेकर मौलानीपुर की, अब इन 5 सालों में, 7-8 सालों में जवाहर राजपूत जी ने कौन सी सड़कें बना डाली, कौन सी बिजली बदल डाली, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर डाली, कौन से कॉलेज और स्कूल खोल दिए, कितने सरकारी ITI खोल दिए। कमजोर पे कोई हमला नहीं करता। अगर लोग हमला कर रहे हैं या हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी जिंदा हूँ, मेरा वजूद जिंदा है, मेरे लोग समर्थक साथ मेरे खड़े हैं। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। यूं तो उत्तर प्रदेश की सियासत को पूर्वांचल बनाम पश्चिम के तराजू पर तोल कर देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की 19 जो विधानसभा सीटें हैं वो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने या बिगाड़ने का पूरा मानता रखती है। 2022 के चुनाव में हमने देखा समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड की इन तमाम सीटों में 2 सीटों पर सफलता हाथ लगी, लेकिन 2024 में ये आंकड़ा पलट गया और 4 लोकसभा में से बुंदेलखंड की 3 लोकसभा पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। आखिर बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का क्या आगे का प्लान है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की 2 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक, गरौठा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। दीपनारायण जी, 8 जुलाई 2026 की तारीख आपके तमाम 11 जगहों पर आपके सहयोगियों के यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि देश की जो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने छापा मारा। आखिर इन कार्रवाइयों के पीछे क्या कारण है कि आप पर विजिलेंस की भी जांचें हुई, आय से अधिक संपत्ति के भी मामले, लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे एक के बाद एक कार्रवाई कैसे देखते हैं? देखिए, बेसिक बात अगर हम आपको बताएं, ये शिकायत हमारे जो प्रतिनिधि विधायक हैं उन्होंने अपने लेटर पैड पे हमारी विजिलेंस की शिकायत की और उसमें 7 से 17 का जिक्र किया कि इन्होंने विधायक रहते को दुर्पद का कोई जो भी आरोप लगाए संबंधित, उसको लेकर विजिलेंस ने लगभग 2 साल 2.5 साल जांच की। जांच के बाद विजिलेंस ने एक रिपोर्ट तैयार की, वो भी मेरे जो बयान लिए या हमने जो पेपर सबमिट किए उसको अनदेखा किया गया और उसके आधार पर एक FIR दर्ज करा दी गई 2022-23 के बीच में, चुनाव के बाद। उसके बाद खुली दूसरी एजेंसी जांच करने लगी, मतलब खुली एक जांच पहले स्थानीय स्तर पे हुई, फिर कानपुर स्तर पर पहुंच गई, फिर वो लोग जांच कर रहे थे और उसी की एक प्रतिलिपि जब विजिलेंस की जांच शुरू हुई तब 2-3 विभागों में गई, IOW में भी गई और ED को भी शासन से गई होगी। मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे अब संज्ञान में आ रहा है कि आखिर ED कार्रवाई के पीछे का रहस्य क्या है। वो लेटर पैड जिस पर शिकायत के जो आधार लिए थे उन्होंने हमारे ही पर्चे से डाउनलोड की। एक्चुअली जब आप चुनाव लड़ते हैं, मैं लगभग 4 चुनाव एमएलए के लड़ लिए, यहाँ से 1 MP से भी लड़ा, 5 MLA लड़ लिए, 4 मेरी पत्नी लड़ ली। आप जब पर्चा दाखिल करते हैं तो आपको सारे लेखा जोखा उस पर्चे में दाखिल करना पड़ता है कि आपके पास क्या है, कि अकाउंट्स कितने हैं, किन कंपनी में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है। ओवरऑल एक भी चीज छुपाई नहीं जा सकती और उसको छुपाने पर आपका पर्चा रद्द हो सकता है। उसी का उन्होंने एक बेस बनाया और एक फर्जी शिकायत की। मैं आज फर्जी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक उसका कोई मूल आधार नहीं है, जब तक मुझ पर आरोप सिद्ध नहीं होता, तब तक सारी बातें झूठी हैं। उस पर जांच चल रही है, आज भी हमारी जांच लगातार विचाराधीन है, पेंडिंग है और हम लोग अपने समय समय पर पत्र जो व्यवहार जो कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स, हमारे CA और हम स्वयं खुद जब मिलकर, मैं सोचता हूँ कि वो इस सब चीज़ों का रहस्य तो जब निकलेगा, जब इसका रिजल्ट आएगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि और भी कोशिश कर लें
और भी मैं उन विपक्षी विधायक से कोशिश करूंगा, और कोई एजेंसी रह गई हो तो उससे भी आप मेरी जांच करा लें। मैं लोगों से कह सकता हूं कि आप देखते रहिए, समय हमारी और आपकी सबकी परीक्षा ले रहा है, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मेरी कोशिश थी कि बेहतर बनूं, बेहतर काम करूं। राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरी कोशिश थी, और मैं जिस क्षेत्र में भी रहा हूं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो मैंने जब कॉलेज बनाए तो ये सोचकर बनाए कि वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, गरीब किसान मजदूरों के बेटों को हम पढ़ाएंगे जिन्हें मौका नहीं मिल पाया। हम गाँव से निकल कर आए, हमारे साथ के लोग पढ़ाई छूट गई क्योंकि वो घर वालों ने अफोर्ड नहीं कर पाए, झांसी नहीं भेज पाए। मैंने पब्लिक स्कूल भी बनाया तो मोड में बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया तो मोड बनाया, गुरुग्राम में भी कन्या महाविद्यालय बनाया जब लोगों ने मांग रखी। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जिस क्षेत्र में काम करूं, अगर मैं डेवलपमेंट में गया, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा भी किया था, तो हम जब मतलब यदि टाउनशिप को लेकर बात करते हैं लोग, तो मैंने वो कोशिश की, तो मैंने सोचा कि मुझसे बेहतर कोई ना बना पाए। मेरी परीक्षा लोगों के सामने थी, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। अगर एजेंसी ईमानदार है और न्यायपालिका भी है, वजूद में है, तो हमें न्याय मिलेगा, सबके सामने आएगा। अगर आपके साथ, जैसे आपके लिए अखिलेश यादव झांसी में आपसे जेल में मिलने आए, तब भी आप पे ही मुसीबतें आई, तो ये चीज को कैसे आपने देखा कि जो लोग साथ खड़े हैं उन पर भी मुसीबत, जो आपके साथ और आप पर भी, दोनों के साथ एक साथ? देखिए ना, ये भी मैंने कहा, राजनीति में रिश्तों की पहचान है कि जब एक कार्यकर्ता जेल जा रहा है, फंस रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, एक घटना बनाई जा रही है जिस घटना से मेरा कोई वास्ता नहीं, किसी FIR मेरा नाम नहीं, और मुझे 9 महीने 10 महीने पहले जेल भेजा, फिर 32,000 की लूट में जेल भेज दिया। आप मेरे 60 मुकदमे बता रहे हैं। मैंने 4 चुनाव लड़े यूपी से ही। 2007 का पर्चा मेरा गूगल पड़ा हुआ है, उसमें चार मुकदमे हैं। 17 का पर्चा पड़ा हुआ है, 22 का पर्चा पड़ा हुआ, चारों पर्चे आप देख लो, 7 से 12, 17 और 22, 4-5 मुकदमे, 2 मुकदमे, 1 मुकदमे थे। तो मैं कह सकता हूं, आप बदनाम करने किसी भी हद पे पहुंच जाओ, अगर किसी न्यायालय ने कोई मुकदमा बरी कर दिया तो आप उसको आपराधिक इतिहास बता देंगे हमारा, या किसी और पुलिस ने खुद जांच करके स्पंज कर दिया मामला, वो भी आपराधिक इतिहास का हिस्सा बनेगा। तो बहुत सारी चीजें। हाँ, जहां तक अखिलेश जी की बात है, तो मैंने कहा कि राजनीति में नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो रिश्ता है, उसकी पवित्रता तभी तक है कि जब कार्यकर्ता मुसीबत में लीडर पहुंच जाए, तो वही रिश्तों की पहचान है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे बहुत सारे लाखों लोग उनके पास हैं, और जब हम मुसीबत में, तो मेरे घर आए, नुकसान क्या हो जाए, जान जिंदगी चली जाए, तो भी कोई इसकी परवाह नहीं करते लोग। मेरा भी यही सोच है कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। थोड़ी बहुत मुसीबत, बड़ी परेशानी और बड़ी है, उसको देखेंगे, करेंगे, फेस करेंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे वो सौभाग्य जीवन का मिला। भले ही मेरा घर मकान और ज़्यादा कुर्क हो गया, सब कुछ बर्बाद हो, नुकसान पहुँच गया, लेकिन मैं इसको सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे याद है, जब 99 में बैंक के चुनाव में मुझे झूठा बंद किया था, तब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुझसे जेल मिलने आए थे। फिर मेरा दूसरा सौभाग्य, जब झांसी दोबारा गए तो अखिलेश जी मिलने आए। और जिंदगी के सफर में शायद कोई नेता ऐसा हो जिसके हर दौर में, हर लड़ाई में, राजनीतिक क्षेत्रों में जब जो है मौका मिला हो और बड़े नेता जेल मिलने गए हों, तो ये भी अगर राजनीति लोगों की इतिहास लिखेगा, जब हम लोग देश दुनिया में नहीं होंगे तब भी तो ये कहा जाएगा कि ये आंदोलन में बंद होने वाले कार्यकर्ता के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी जेल आए और आदरणीय अखिलेश जी भी जेल आए। मैं सोचता हूँ ये बड़ी उपलब्धि मेरी जिंदगी के लिए है, और मैं सोचता हूँ नुकसान फायदे जिंदगी का हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये जो इतना बड़ा आपका छवि है, और खास तौर पे जो मदद के हाथ आपने बढ़ाया, ये इस वजह से भी आपके साथ हो रहा है? देखिए, हम लोग मैंने ये बात पहले भी कई बार बोली है कि हम राजनीति को सामाजिकता से जोड़ना चाहते थे, और जुड़े हुए होना भी चाहिए व्यक्ति को, कि हमारी जिम्मेदारी, हमें लोग आइडियल राजनीति करने वाले लोगों को, कोई विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, उसको आइडियल मानते, तभी तो बनाते हैं लोग। और हमारी कोशिश थी, जब मैं विधायक नहीं भी बना, 2004 में मैंने मन में एक बात आई कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या दहेज को लेकर है, सूखा पड़ जा रहा है, गाँव में बेटियों की शादी रुक जा रही है। मैंने एक योजना बनाई कि हमारा कुछ काम शुरू हुआ था कि हम उन परिवारों की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे, और मैं कह सकता हूं कि लोगों का आशीर्वाद मिला और भगवान की कृपा जुड़ी। पहली बार हम लोग 100 लड़कियों की शादी, 101 लड़कियों की शादियाँ की, बहनों को अपनी बहन बनाया, उनके परिवार के लोग बुलाए। तब मैंने जिस समय हम लोग चयन कर रहे थे, उस समय एक बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जब मेरी संख्या क्लोज हो गई कि हम लोग सिर्फ 50 बेटों की शादी कर पाएंगे, बजट कम है, क्योंकि निःशुल्क शादी करनी है, उनसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि उनको कहा अच्छे रिश्ते ढूंढ कर आओ, हम शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे। तब एक बेटी ने हाथ पकड़ लिया कि भैया हमारा नाम तो लिख लो आप, नहीं तो अगर हमारा नाम नहीं लिखोगे तो मेरे माँ बाप तो अगले साल तक तो मर ही जाएंगे। तो मैंने कहा बेटा अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? कहा कि वो मेरी चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि ये तो इनकी जान नहीं बचेगी अगले साल तक। तो मैंने उनकी बात रोने लगी। मेरे मन में एक भाव आया कि जब मेरी बहन की शादी की बात घर में चली थी, तब वो मेरी बहन छुप छुप के रहती थी, लोगों से माँ बाप से नजर नहीं मिलाते लोग,
भाई से नहीं मिलते। एक ऐसा भाव भावनाएं घर में बनती हैं। और एक देखो गरीबी ने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी लाके कि बेटी खुद कह रही मेरा नाम लिख लो अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर। और मैंने उसी दिन फैसला लिया, मेरी बात मेरी वो कमेटी के लोग सैकड़ों लोग भी गवाह होंगे जो आज सुनेंगे आपके हमारे पास 2004 की शीतला माता मंदिर की बात है ये। मैंने वही तय किया, आपने बगल में देखा मौसा जी मेरे सब लोग बैठे थे, मैंने कहा 100 लड़कियों के नाम लिखवाओ, अब सारा कुछ बेचेंगे हम लोग पर इन बेटियों की शादी करेंगे। यार बहुत गरीब फैल गई, बहुत परेशानी है लोगों को। और मैं कह सकता हूँ कि और सब वर्गों की बेटियों को अपनी बहन बनाया, कोई जाति वर्ग नहीं था उसमें, क्योंकि हम जातियों से बाहर भगवान ने हमें इंसान बनाया। ये जाति हमारे पुरखों ने बनाई, नफरत की थोड़ी बनाई थी। और उस भाव ने वो 100 बेटियों की शादी नहीं की, बल्कि हर साल हम शादियां करते चले गए। और आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश के सामने कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतनी बहनें हों। 1000 से अधिक मेरी बहनें हैं। किसी बिरादरी का जिक्र आप करोगे, उस बिरादरी मेरी 100 से ऊपर बहनें हैं। और मुझे गर्व होता कि मेरे पास सब बिरादरी मेरी बहन है। हम लोगों ने वो जो प्रेम है, अभी जब मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो मेरी सारी सैकड़ों बहनें लड़ने आ गई थी, जेल मिलने गई मुझसे कि हम धरने पे बैठ जाएंगे, जान दे देंगे अपनी। तब मैंने उनसे प्रार्थना की थी, निवेदन किया था पिछली बार में कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, मुझे इस कलंक से जीना नहीं है कि मेरे लिए किसी कोई बहन अपने भाई के लिए अपने प्राण दे दे या अपना रिस्क लगाए, अपनी इज्जत दांव पे लगाए। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, भगवान में भरोसा रखो, न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखो और दुआओं पे भरोसा रखो अपनी। हम लोग छूट कर बाहर आएंगे, न्याय हमें मिलेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम इन सब मुकाबलों में तुम्हारा भाई सक्षम है, लड़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक कोशिश करेगा, लेकिन हम अपनी बहनों को दाव पे नहीं लगा सकते। मैंने प्रार्थना की थी और इसीलिए इस बार भी जब कार्रवाई होने लगी मैंने जेल से तुरंत मैसेज डाला कि नहीं ये मत करना, लोग सोचेंगे राजनीति कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, मैं तो अपने लोगों से भी कहता हूँ कि किसी के घर में भी किसी बेटी पैदा हो जाए, घर परिस्थितियाँ कुछ भी हों, पर हमारी बहन बेटी तो सपना यही देखती है ना कि मेरे माँ बाप मेरी शादी अच्छी करेंगे। और जब वो देखती है कर्ज में डूबे हैं माँ बाप, भाई पे कोई काम नहीं है, तो वही बहन और बेटी भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान हमारी शादी कहीं भी हो जाए पर मेरे माँ बाप अच्छे रहे। मैं सोचता हूँ ये काम सबको करना चाहिए थे। इन्होंने मुझे रोक कर, मैं कह सकता हूँ 10 साल मुझे प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी, लेकिन जिस दिन भी समय बदलेगा और समय मिलेगा मैं अपनी बहनों से कहूँगा, लोगों से कहूँगा कि घर में अगर बेटी पैदा हो तो माता मत बनाओ, ये लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। ये इनके आशीर्वाद से दुनिया चलती है और बनती है, इसी से समाज बना है। तो इस रूप का अपमान मत करो और मौका मिलेगा फिर शादियां करेंगे और धूमधाम से करेंगे और ऐसी करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा आपकी बात। दिव्यनारायण जी, अभी तो शिकंजा है तमाम एजेंसियों का, लेकिन आपने जब आप छात्र जीवन से निकलकर आप राजनीति में आए, क्या कभी सोचा था ऐसा दौर आएगा? और वो क्या चीजें थी जब आपने तय किया कि अब जो है राजनीति में ही आगे बढ़ा जाए, राजनीति की जाए प्रदेश स्तर की, जिले स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की? मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ये सोचा कि राजनीति में जा सकते हैं हम, लेकिन जहाँ तक मेरे परिवार के लोगों की उम्मीदें थी वो मुझे IAS बनाना चाहते थे। हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर हैं, हम सब लोगों को, हमारा संयुक्त परिवार था, हम लोग मिला के 6 भाई थे, 4 बहनें थी, मतलब पूरा संयुक्त। मेरे माता पिता ने पढ़ाने के लिए झांसी शिफ्ट किए और झांसी वो रहकर हम सबको पढ़ाए। मेरी माँ ने 11-12 लोगों को, बच्चों के साथ खाना पीना खिला के भेजा, स्कूल भेजा। और सब ये सोचते थे कि हर माँ बाप का, एक किसान परिवार से खास तौर से जो आने वाले बच्चे होते हैं, और हर बच्चे का एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा IAS बने, अच्छी से अच्छी सर्विस में जाए। और सच बात है कि हमारी पढ़ाई क्रैश देखने से शुरू हुई और ये सोचकर भी कि हमें कुछ इनको बनाना है। मेरे ताऊ बोला करते थे कि तुम परिवार का सदस्य व्यक्ति नहीं है बल्कि एक इंडस्ट्री है, अगर वो कामयाब होता है तो पूरे परिवार को कामयाब कर देता है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत लगन से करो, मेहनत से करो। बड़े सपने होते थे। फिर मैंने कहा कि राजनीति जिंदगी का सफर हम खुद तय नहीं कर पाते। जब हम इंटर कॉलेज में आए इत्तेफाक से, और चुनाव इलेक्शन उस समय इंटर कॉलेज में होते थे, तो विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में मैं इंटर में प्रेसिडेंट बन गया 18 साल की उम्र में। और मुझे सौभाग्य मिल गया कि मैंने इंदिरा गांधी की मूर्ति स्थापित की उस समय 18 साल की उम्र में। शीला दीक्षित जी उस उद्घाटन करने उसका आई। तो राजनीति की शुरुआत तो सहयोग ला गई, लोगों का प्यार, इसलिए साथियों ने साथ दे दिया और सहयोग बन गया कि सफलता मिल गई। फिर डिग्री कॉलेज का चुनाव आया तो उस चुनाव में भी सफलता मिल गई, लोगों साथ लग गए। मैंने कहा राजनीति तो खुद तय नहीं होती, राजनीति तो लोग तय कराते हैं और किस्मत भी ले जाती है। मैं सोचता साथी सहयोगियों का बहुत बड़ा सहयोग जुड़ता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद जुड़ता सहयोग बनता है, जिसकी वजह डिग्री कॉलेज प्रेसिडेंट बन गए हम 93-94 में। समाजवादी जब उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी से जुड़े और हम लोग नेताजी का आशीर्वाद मिल गया, फिर बैंक के चेयरमैन बन गए और लगातार 3 बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और पूरे प्रदेश में सबसे कम उम्र के चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिल गया। तो राजनीति में तो हम खुद नहीं सोचे थे कि यहाँ पहुंचेंगे,
ये सच है कि हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि महाराजा समतर साहब को भी हराकर हम जीत सकते हैं, या लोग नहीं सोचते होंगे कि कभी ऐसा भी अवसर आएगा कि एक किसान परिवार का कोई बेटा इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत को, जिनके ऊपर बहुत सारे उनकी पहचान अलग हो, राजनीति में उनका बड़ा मुकाम हो, और फिर उनको हराकर 2 बार एमएलए बन गए। तो मैं सोचता हूँ कि हम तो नहीं सोचे थे, और लोगों ने बना दिया। ये लोगों का एहसान है, उनकी वजह से बनने का मौका मिला, यही कह सकता हूँ। राजनीतिक कुछ सवाल लूंगा कि जैसे जैसे चुनाव आता है, अक्सर विरोधी जो आपके हैं वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रहती है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप वो लगाते हैं। ऐसे में आप जनता के सामने ये बात कैसे रखेंगे कि आप ये जो तमाम आरोप हैं उन पर जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि और कोई आरोप तो लगा सकते हैं कार्यकर्ताओं की थोड़ी उद्दंडता की वजह से कुछ आरोप लगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जब से नेतृत्व संभाला, एक अलग राजनीति लेकर आए और डेवलपमेंट की राजनीति लेकर आए। उन्होंने अगर सड़क बनाई तो पेड़ उतार दिए, बांध जल्दी कैसे बने इस पर कोशिश कर डाली, बिजली कैसे ठीक हो, पूरे प्रदेश की बिजली के सिस्टम को जनरेशन बढ़ा दी, और फिर सिस्टम को ठीक किया। कितने सब स्टेशन बनाए, कितने से मतलब किस तरह से बिजली को मॉडर्नाइज किया। अगर आप देखेंगे तो जो वो 5 साल की कोशिश थी, वो 25 साल को पीछे करती है। और मैं कह सकता हूँ कि जब अगर बिजली डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे या रोड डिपार्टमेंट के लोगों से बात करेंगे, तो आज जो लोग काम कर रहे हैं या जो सरकार मौका पाके काम कर रही है, एक रास्ता दिया। मैं कह सकता हूं कि अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कॉरिडोर का नाम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जोड़ा जाएगा, तो नई सड़कों को नए रूप में देने का काम अखिलेश यादव का नाम भी लिखा जाएगा। आज भी पूरे प्रदेश में या देश के अन्य सरकारों ने भी जो रोड के मॉडल चेंज किए हैं वो दिए। अब जैसे एम्बुलेंस सेवा लाए, नई यूनिक चीज, पुलिस सिस्टम को बदला, 112 108 नई नई चीजें लेकर आए वो, और जो दुनिया के लिए आधुनिक थी, पुलिस को मॉडर्न बनाया, अमेरिकन सिस्टम लेकर आई कि पुलिस 15 मिनट में कैसे पहुंचे। अब पहले की पुलिस देखो आप, उसके पहले पुलिस के पास फोन करो टूटी चीप थी, लेकिन अब एक मॉडर्न पुलिस लाए। तो मैं कह सकता हूं कि जो फैसले हैं वो एक जो उन्होंने अपने जीवन में पढ़ लिख कर सीखा था, दुनिया को घूम कर देखा था, उसको बनाने की कोशिश की। तो मैं कह सकता हूं कि बेहतर कोशिश थी। आज अगर कोशिश चल रही है तो उसी के इर्द गिर्द चल रही है। सारे प्रदेशों के लोग या देश की राजनीति में विभिन्न प्रांतों में सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के लैपटॉप बांटने पर मजबूर हो रही हैं। वो कहीं ना कहीं वो सड़कें बनाने की कोशिश करें, उसी तरह के मॉडल आ रहे हैं, उसी तरह की जल्दी से। जैसे बांध बना हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, हम लोग बांध बना रहे थे, ये आपके बांधों के बारे में, बुंदेलखंड की जमीन के बारे में, सूखा पानी की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन काम कैसे हुआ? तो काम परीक्षा के बाद बंगाली खाड़ी तक बांध नहीं था, एरक्स में हम लोग बांध देकर आए। आज वो एक नया बांध बनने जा रहा था, लेकिन पिछले 10 साल से एक जांच के नाम पर रुका है। तो कोशिश, मैं कह सकता हूँ कोशिश बेहतर थी। बदनामी तो आप किसी की भी कर सकते हैं, क्योंकि और जो नया सब्जेक्ट आएगा कि ये सब अपराध था या भ्रष्टाचार के आरोप तो थे नहीं, तो डरते थे लोग। अखिलेश यादव ने सरकार चली गई पर टिकट तक नहीं दिए लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए, और जिसकी वजह सरकार भी चली गई। लेकिन आज भी उनके इरादे मुझे ठीक दिखाई पड़ते हैं, फैसले अच्छे हैं और अच्छी कोशिश होगी। आपने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं की उद्दंडता का जो है परिणाम भी भोगना पड़ा। क्या आप मानते हैं इस बात को कि जो अति उत्साही कार्यकर्ता है या आपका जो ग्राउंड पे व्यक्ति है, उसका अति उत्साह कई बार जो है पार्टी की छवि को उससे कई बार नुकसान हुआ है, और इन चीजों से अब आगे कैसे आप लोग निपटेंगे? क्योंकि अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो ये सवाल बार बार मन में आएगा। मैंने कहा कि देखिए, गलतियों से ही आदमी सीखता है, और हम जब ये महसूस किए हैं, आप भी महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ ये जनता के बीच में जो कमियां दिखती हैं हमें, ये तो हमारी लड़ाई है असली, कि हम उन कमियों कैसे ठीक करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं कर सकता और ना करने देंगे किसी को, ऐसी हमारी कोशिश होगी। और सब समझते हैं कि अखिलेश जी का टेम्परामेंट क्या है, उनकी सोच क्या है, समझ क्या है। तो बहुत अब समय के साथ बहुत चीज़ें बदलती हैं, लोग ये सब चीज़ों पर नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ लोग तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, और हम लोग 100% ये कोशिश करेंगे, वादा कर सकते हैं कि मौका मिलेगा तो बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, कोशिश अच्छी होगी। दीपनारायण जी, आप 10 साल तक विधायक रहे। 2017 का जो चुनावी परिणाम था उसमें 15,000 के करीब आपको वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2022 में ये आंकड़ा डबल हो गया, लगभग 33,000 तक पहुंच गया। क्या कमी रही इस चुनावी चूक में? क्या कमियां थी, या फिर बीजेपी की तरफ से कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाई गई जो आप नहीं समझ पाए? देखिए, कमियां नहीं, कोशिश बेहतर थी, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। हम पहला चुनाव 60,000 में जीते, 60,000 वोट पाए। दूसरा चुनाव हम 70,000 पाए। तीसरे चुनाव में हम 76,000 पाए।
और इस चुनाव में हम 80,000 से अधिक वोट पाए। वोट हमारा हमेशा बढ़ के लोगों ने साथ दिया है, जो हमारे साथ रहे लोग बढ़ के साथ आए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां हार जीत में कैसे बदल गई? पहले कांग्रेस लड़ रही थी, कांग्रेस 50,000 45,000 वोट पाती थी महाराज समतर साहब। उसके बाद वही कांग्रेस 3,000 वोट पे कन्वर्ट हो गई। तो राजनीतिक परिस्थिति बसपा 50-55,000 वोट से कभी कम नहीं पाई, लेकिन बसपा का वोट घटा है। तो मैंने कहा कि जब एक वो दल जो लड़ाई में रहते थे वो दल घट गए और वो कहीं जाके किसी में मर्ज हो गए, जिसकी वजह से हार जीत का फैसला बदल गया। तो राजनीति में ये परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहती है। तो मैं कह सकता हूं आज की तारीख में कि अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अच्छा आ गया होता या अच्छा लड़े होते वो, या जो बाहर से नहीं लाए गए होते, तो अब अभी एक नई चीज चल रही राजनीति में कि एक लड़ाई है सामने दिखाई पड़ रही है, एक लड़ाई राजनीति के पीछे से भी चल रही है कि लड़ तो सामने रहे हैं पर साथ किसी के खड़े हैं। तो जो राजनीतिक अलायंस है, जो 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 परोक्ष अलायंस है, वो भी राजनीति के निर्णयों को बदलता रहता है। मैं सोचता हूं कि सब बिंदुओं पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और ये कमी कैसे दूर हो, कैसे सफलता मिले, इस पे आगे काम करेंगे। 2022 के आगे 2024 का हमने लोकसभा चुनाव देखा। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश और खासतौर से बुंदेलखंड में 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली। आपकी लोकसभा है जालौन गरौठा लोकसभा, जिसमें से 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ गरौठा विधानसभा थी जहां पर समाजवादी पार्टी पीछे रह गई। क्या इसका ये कारण था कि आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे या फिर कोई अन्य कारण थे? क्यों गरौठा लोकसभा चुनाव में भी पीछे रह गई? देखिए, अगर उसके पीछे के 4 चुनाव आप लोकसभा के देखेंगे, जब हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी मिलकर लड़ी थी, तब भी वोट हमारा कुछ कम था। एक्चुअली राजनीतिक परिस्थितियां हर चुनाव की अलग है। लेकिन आप दूसरी बात करेंगे तो जितने वोट हम 80,000 पाए थे, उतने ही वोट लोकसभा में भी हम पाए हैं। और अब की बार जीत हार का फैसला कम है, अब 15,000 वोट के पीछे रहे हैं। अगर लोकसभा में अगर हमारा रिजल्ट पीछे, हमारे नारायणदास जी अगर पीछे भी रहे हैं, तो 10-15-16,000 वोट का फर्क है। यानी हम 14,000 या 15,000 वोट कवर किए हैं लोकसभा तक। अभी तो ये थोड़ी सी कोशिश थी, और इसके बाद अब तमाम और चीजें आगे बढ़ी हैं, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हैं, लोग तमाम चीजों की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आगे सफलता मिलेगी, निश्चित रहिए। मुझे पूरा अपने लोगों पर यकीन है, भरोसा है कि साथ देंगे लोग तो सहयोग मिलेगा, तो संख्या बढ़ेगी, जीतेंगे। अभी हाल के दिनों में आपने लखनऊ में अखिलेश यादव जी से लगातार मुलाकातें की। आपके बेटे ने भी अखिलेश जी से मुलाकात की। अखिलेश जी जब झांसी आए तब भी मुलाकातों की हमने तमाम तस्वीरें देखी। क्या इन मुलाकातों से समझा जाए, क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर आप अपनी जो जिम्मेदारी है अब आगे अपने बेटे को ट्रांसफर करेंगे? इसको लेके क्या विचार है? देखिए, राजनीति में तो ये फैसला कि कौन लड़ेगा ये तो दल तय करता, लीडर तय करता, लोग तय करते हैं, लोग तय कराते हैं। तो ये फैसला एक पिता तो नहीं ले सकता कि कौन लड़ेगा, ये तो दल का नेता लीडर लेंगे फैसला किसको लड़ाना है। वो मुझे बेहतर समझेंगे, मैं लड़ूंगा, वो किसी और को कहते हैं वो लड़ेंगे। तो ये लड़ाई तो है ही नहीं कि हम लड़ेंगे कि वो लड़ेंगे, ठीक है। ये लड़ने की लड़ाई तो दल तय करता है, लोग तय करते हैं। मैंने कहा चुनाव सिर्फ मतदान के दिन चुनाव नहीं है, चुनाव तो जिंदगी के राजनीति के सफर में बहुत जगह चुनाव है। पहला चुनाव तो यही है कि चुनाव कौन लड़ेगा, फिर लड़ाव है कि चुनाव लड़ाने वाले लोग कौन होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चुनाव तो जब लड़ना चाहिए जब लोग चुनाव लड़ाने वाले लोग मिल जाएं। और मैं कई मौक़ों पर पहले भी बोला हूँ कि सफलता उसे मिलती है जिसके पास सच्चे और अच्छे साथी होते हैं। हर वर्ग का प्यार और समर्थन साथ जुड़ जाएगा, सफलता के करीब तभी कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। व्यक्ति की कोशिश तो अच्छे लोगों को ढूंढने को अपने बनाने की है, सफलता दिलाने की जिम्मेदारी समर्थकों की होती है, साथियों की होती है। अगर अच्छे मिलेंगे लोग, कौन लड़ेगा, वो लड़ाएंगे जिसको, वो जीत सकता है। एक मुलाकात अभी हाल के दिनों में हमने देखी जब बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री आए थे झांसी, आपकी मुलाकात भी हुई। वहीं दूसरी तरफ हमने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव के बयान भी देखे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि अखिलेश जी का अलग मत है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की जो नजदीकियां हैं, वो जिस तरीके का पॉलिटिकल सर्किल है, और अब आप जो हैं उनको, आपका भी स्नेह है जो है, आपको भी उनका स्नेह मिलता है। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करते हैं, मतलब कैसे जवाब देते हैं फिर आप? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं इस रूप में मानता हूँ कि बुंदेलखंड के एक हमारे संत हैं वो। और मैं जब संत को देखता हूँ तो उसमें पार्टी नहीं ढूंढता। मैं संत को इस रूप में मानता हूँ, विभिन्न धर्मों के लोग भी अपने अपने धर्मों के विषय के लीडरों से मिलते हैं। बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं। अगर मेरे संपर्क उतने ही हैं जितने, मतलब मैं सोचता हूँ कि धार्मिक रूप में जिस तरह से मैं उनसे जुड़ा, उतना ही जुड़ा हुआ हूँ।
पॉलिटिकल बातों में ना मैं उनका कोई उपयोग करता हूँ कभी, ना मैं पॉलिटिकल बातों में उनके साथ जाता हूँ। मेरा तो रिश्ता उसी तरह का है कि मैं जिस धर्म में हूँ, उस धर्म के जो भी संत मुनि हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जैन धर्म के संत मुनियों से भी मिलता हूँ, बड़े-बड़े महापुरुष मतलब जो लोग विद्यासागर जी महाराज गुजरे, मैं उनके सानिध्य में भी गया। मैं जब भी कोई संत महात्मा निकलेगा, वो किस दल के समर्थक है, नहीं है, मैं तो उन्हें संत के रूप में देख रहा हूँ। मैं इस रूप में ही उनको जानता हूँ और उनकी अपनी पहचान हमारी उनके साथ इतनी सी है। मैं 2-3 मुलाकातें मेरी हैं और मेरे रिश्ते उतने ही हैं कि वो मैं उनसे राजनीति के विषय पे उनको ना देखता हूँ, ना सोचता हूँ। ना मैं लोगों से कहूँगा कि वो राजनीति की बात जब वैसे करेंगे या करते हैं, तो मैं जहाँ जिस दल के साथ खड़ा हूँ, मेरी पूरी ऑनेस्टी उसके साथ है। मैं तो उनके साथ धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, उतना मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। उनकी उन बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, जो बातें वो राजनीति से जुड़ी कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर हम देखें अभी 2024 में जो रणनीति अखिलेश यादव ने पीडीए की निकाली, उसके बाद उनको सफलता भी हाथ लगी। क्या 2027 में हम बुंदेलखंड में देखेंगे कि पीडीए के फॉर्मूले पर क्या रणनीति आप बना रहे हैं, और खास तौर पर वो कौन सी जातियां हैं जिन पर आप विशेष तौर पर, क्योंकि हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, लगातार अखिलेश यादव इसकी बात कर रहे हैं, तो आप किन चीजों पर बुंदेलखंड में फोकस करते हुए चल रहे हैं? क्या आप फीडबैक वहां भेजते हैं? हमारा ये मानना है कि जो पीडीए उन्होंने बनाकर एक समाज में नया विकल्प दिया है, ये हमारी मैं कहता हूँ पीडीए क्या है? पीडीए ये पूरा भारत का एक नक्शा है, एक भारत की तस्वीर है, और जिसमें इस भारत को बनाने वाले भारत के लोग हैं। मैं कह सकता हूँ कि अगर उनके मन में ये बात शिकायत रही कि हमें मौका नहीं मिला, और उस कोशिश में अखिलेश यादव ने पहल की है कि मैं किसी को ऐसा वर्ग ही नहीं छोड़ूंगा जिसको मौका ना मिले, तो अब की बार आप देखेंगे कि सबको मौका मिलेगा और जो कहा है वो ज़मीन पर उतरेगा। कोई वर्ग ऐसे अभी यहाँ पर अगर बुंदेलखंड की हम बात करें, तो अगर पिछड़ों की हम बात करें तो इसमें कुशवाहा समाज है, पाल समाज है, रायकवाड़ समाज है, या बैकवर्ड की अन्य बहुत मतलब बरादरियाँ हैं हमारे पास, प्रजापति है और विश्वकर्मा समाज है। बहुत सारे जो समाज हैं जिनसे बनकर एक पिछड़ा वर्ग बनता है। ऐसे एससी में भी हमारे साथ जो हमारे लोग हैं, वर्गों में जो बटे हुए हैं या थोड़ी जातियों में बटे हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि सबको लेकर समेट कर चलना यही सच्ची राजनीति है। लोकतंत्र की स्थापना के पीछे की भावना भी यही थी कि सब भागीदार बने, सबकी बात कहने का हक, सबकी बात कही जाए और सबको मौका मिले बात कहने का, यही मूल अवधारणा थी। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर अगर कोई मजबूती से काम कर रहा है, तो अखिलेश यादव जी ने इसकी पहल नहीं की, बल्कि मजबूती से उसको जमीन पर उतारा। लोकसभा का रिजल्ट है, विधानसभा में देखिए हर वर्ग के लोग मिलकर साथ मिलकर लड़ेंगे और इसके लिए हम लोगों को कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी, कुर्बानी देंगे। गरौठा में क्या कुछ आपके आगे विकास के वादे होंगे, क्योंकि चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं? क्या आप मैसेज लेकर जाएंगे जनता के बीच? क्या समस्याएं हैं जो जो पिछले 5 साल में, 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और 5 साल से आप भी लगातार अगर लोगों के बीच गए हैं पिछले चुनाव से अब तक, पिछले चुनाव में आपके क्या वादे थे और अब क्या वादे होंगे? देखिए, आज भी मैं देखता हूँ कि अगर मैं गरौठा को लेकर अगर चलूँ, तो मैं देखता हूँ कि और वो समस्या जो गरौठा की है वो पूरे प्रदेश की है। ये प्रदेश गाँव में बसता है। आज भी 70-80% लोग गाँव में बसते हैं। वहाँ स्कूल अच्छा नहीं है, गाँव का विकास की डेवलपमेंट आज भी अच्छा नहीं है, गाँव में अच्छे मकान, घर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी कर्ज में डूब रही है, परेशानियाँ तमाम खड़ी हैं। मैं सोचता हूँ कि जो तरक्की के सपने एक आम आदमी देखता है, वो सब सपनों में धोखा पा रहा है। उसके लिए ना कोई बदलाव नहीं कर पाए। बदलाव की व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं? हाँ, जैसे मैं कहूँ, आपके मन में सवाल कि आपने क्या किया, मैं सोचता हूँ मैंने जो सड़कें बनाई थी, इरस से लेके मऊरानीपुर की, या गुड़सराय से लेके कोटरा की, या गरौठा से लेके मऊरानीपुर की, या जो बांध को लेकर हम आए, स्वास्थ्य सेवाओं को हम लोग सब बदले थे, सीएससी को पीएससी को सीएससी बदला, हमने मोट में ट्रामा सेंटर बनाया था, हमने गुड़सराय की सीएससी में चेंज किया था, हम गरौठा में सरकारी ITI लेके आए थे, हम लोग खड़ौरा में इंटर कॉलेज लेकर आए थे, हम डिग्री कॉलेज गुड़सराय में खोले, हम मॉट में डिग्री कॉलेज खोले, हम पब्लिक स्कूल हम लोग बनाए, हम लोग इंटर कॉलेज समथर में भी, ये डिग्री कॉलेज भी वहाँ आया। तो मैं कह सकता हूँ कि चाहे बिजली को लेकर हमने सब स्टेशन बनाए, हम लोग 7-8 33 केवी सब स्टेशन बनाए जो 50 साल में लोग नहीं बनाए थे। 132 केवी गुड़सराय लेकर आए थे कि जब नदी आ रही थी तो पानी की लाइन बिजली की लाइन टूट जा रही, महीनों तक सैकड़ों गाँव में बिजली नहीं होती थी। 132 केवी सब स्टेशन लेकर आए। मैं जानना चाहता हूँ लोगों से, मैं के बीच कह रहा हूँ, अब इन 5 सालों में, 7-8 सालों में जवाहर राजपूत जी ने कौन सी सड़कें बना डाली?
कौन सी बिजली बदल डाली, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर डाली, कौन से कॉलेज और स्कूल खोल दिए, कितने सरकारी ITI खोल दिए। अगर इन सब की समीक्षा करेंगे लोग तो मैं सोचता हूँ कि आज भी समाजवादी पार्टी और कोशिश को बेहतर मानेंगे, ये मेरा मानना है। और मैं लोगों से कहता हूँ कि राजनीति करने वाले जो लोग भी हैं, जब तक गांव में लोग किसान कर्ज में डूबे हैं, उनको उनकी फसल की कीमत अच्छी नहीं मिल जाती, तब तक हमारी राजनीति सब बेईमानी और व्यर्थ है। जब तक वो कर्ज से बाहर नहीं निकलते, देश की राजनीति करने पर एक प्रश्न चिन्ह है। जिस दिन राजनीति इस तरह इस माहौल बने, हम उद्योगपतियों को बड़ा बना दें, किसान को कर्ज में डुबा दें और कर्जा देकर उसको मुसीबत में फंसा दें, ये बेहतर राजनीतिक फैसले नहीं हो सकते। हमें इस देश की मूल आबादी, जो देश की पहचान है, देश के मालिक हैं, उन्हें कर्ज से बाहर निकालना पड़ेगा, उनकी परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, उनके बेटों को बेटियों को अच्छी पढ़ाई की समान शिक्षा मिल जाए। अभी यहाँ सिलेबस तमाम है, यहाँ अलग तमाम बदलाव हैं, तमाम चीज़ें हैं। मैं सोचता था, ये उम्मीद करते थे कि जो आगे बेहतर सरकार बने, वो बेहतर सरकार एक बेहतर व्यवस्था लेकर आए। ये समान शिक्षा का जो भाव लोगों में है, एक तरफ एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ सब्जेक्ट को टीचर है, एक तरफ गांव में स्कूल है जहाँ टीचर ही नहीं है, और फिर कहा जा रहा है गरीब किसान मजदूर के बेटे से के मुकाबला करके तुम आगे आ जाओ। तो ये बेईमानी और धोखा है। जब तक इसको बदलते नहीं है, तब तक राजनीति सब बेईमानी व्यर्थ है मेरी नज़र में। आप तमाम विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन विकास तो अखिलेश यादव ने भी 2017 तक बहुत किया। फिर हमने देखा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स के आगे वो सारे जो दावे थे, जो विकास के बड़े बड़े वादे थे और विकास जो दिखाया गया, वो कहीं टिक नहीं पाया। तो उस पॉलिटिक्स से फिर कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि धोखा एक दो बार जीवन में होता है आदमी के साथ। आदमी भावनाओं में खेलकर फैसले लेता है कभी भी। आज भी आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो फैसले लेते हैं आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को देखकर, कभी कभी वो जो नहीं चाहते वो भी ले लेते हैं। ऐसी राजनीति का फैसला है। लोगों को कुछ और दिखाया गया, कुछ और बताया गया, इसमें बेहतरी ढूंढाई गई। देखिए, मैं जो सार है जिंदगी का, नफरतें कुछ देर के लिए अच्छी लग सकती है, नफरतों से किसी दूसरे का नुकसान किया जा सकता है, लेकिन एक पलट सोचो कि वो नुकसान आपका अपना हो जाए। अगर किसी दूसरे को नुकसान करके दूसरे की जिंदगी से खेलकर आप खुशियां मना रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकृति पेमेंटेबल है, एक दिन वो परेशानी आपके सामने भी खड़ी होंगी और आपसे भी सवाल कर रही होंगी। तब लोग खुश हो रहे होंगे और आप परेशानी में होंगे, तब आप कैसा महसूस करेंगे, ये हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। मैं सोचता हूँ राजनीति के मुद्दे तो इस देश की प्रगति से जुड़े हैं, और राजनीति के विषय के समय अगर मंदिर मस्जिद और अन्य हिंदू मुसलमान कोई कह रहा है, तो मैं सोचता हूँ इस जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा देने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आपके पास सिर्फ वोट एक ऐसा माध्यम है जब अपनी ज़िंदगी की समस्याओं के समाधान के रास्ते निकाले जा सकते हैं, निकलवाए जा सकते हैं, वादे कराए जा सकते हैं, ना खरे उतरने पर भी उन्हें हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। पर आपका फैसला किसी और विषय पर अगर है, तो आप फिर राजनीति में किसी और को नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को धोखा देने के बराबर है। आप मतदान किसी भावना में कर रहे हैं, पर अपने आने वाले भारत के भविष्य के साथ धोखा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है, राजनीति के मुद्दे तो विकास और देश की प्रगति से जुड़े होना चाहिए। नफरत और अन्य मुद्दों पर राजनीति व्यर्थ और बेकार है। दीपक जी, आखिरी सवाल कि नेताजी की पॉलिटिक्स और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, नेताजी की पॉलिटिक्स थी समाजवादी पार्टी को कैसे बढ़े, कैसे बने, कैसे चले, और उन्होंने उस जमाने की राजनीति में वो बेहतर राजनेता साबित हुए। जब एक साम्राज्य कांग्रेस का इतना बड़ा हो, जिनके नाम पर लोग कहते थे ना कुत्ता बिल्ली जीत सकता था कांग्रेस के नाम पर, उस समय एक दल बनाने की लड़ाई छिड़ी जाए और दल बने, वो दल गरीब किसानों की बात कह के एक संगठन तैयार हो, लोग जोड़े इकट्ठे करें और सरकार तक पहुंच जाएं। 3-4 सरकारें बना दी उन्होंने। तो मैं कह सकता हूं कि मुलायम सिंह यादव जैसे लोग तो बिरले पैदा होते हैं, जो गांव से निकल कर आए, एक सियासी पार्टी बनाए, और वो बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जिनके पास बहुत सारे लोग पीछे से खड़े हों, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी ताकत, सारी संपदा सब उनके साथ खड़ी हो, और एक लीडर दल बनाए, वो अनोखे लोग थे मुलायम सिंह यादव जी का। तो मैं कह सकता हूँ कि वो तो एक अलग अद्भुत व्यक्ति इस धरती पर आए जिन्होंने एक बेहतर कोशिश की। अखिलेश यादव उसी तरह उसको और आगे मॉडिफाइड किए, उस राजनीति को और कैसे बेहतर बना दें, कैसे उस राजनीति को लोगों की जिंदगी से बदलाव के रूप में खड़ी कर दें, इसकी कोशिश की। एक साफ सुथरी बेहतर राजनीति कैसे जमीन पर उतरे, कैसे लोग, हर आदमी ये उम्मीद करे कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, न्याय करेगी, ये कोशिश करे। और देखो, आप डेवलपमेंट को लेकर अगर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अनोखी सी हैं, उन्होंने कोई योजना बंद नहीं की। अगर अम्बेडकर गाँव चले थे, जनसो मिश्रा ग्राम भी चला दिए, लोहिया ग्राम भी चला दिए। तो मैं कह सकता हूँ जो भी कुछ करने की कोशिश की थी किसी तरह डेवलपमेंट को जोड़कर, तो एक वो अलग राजनीति थी, और वो बेहतर राजनीति है।
और लोग नाराज रह सकते हैं, नफरत कर सकते हैं किसी और कारण से, पर अगर समीक्षा करते हैं तो कहेंगे कि बेहतर कोशिश थी अखिलेश यादव की। विरोधी भी होगा तो अगर किसी गुस्से में किसी कारण से, विरोध के कारण समर्थन ना भी करे, पर ये तो कहेगा कि बेहतर मुख्यमंत्री थे, अच्छी कोशिश थी और मौका मिलेगा तो अच्छी कोशिश रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने तमाम बातें की। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, 2 बार के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब युवाओं को, खासतौर से किसानों को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी, विकास के काम किए जाएंगे। आपका इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।